नमस्कार प्यारे दोस्तों। कल आप सभी ने जिन्होंने भी 4 अक्टूबर को अपना यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स दिया होगा, आशा करता हूँ आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आज के सत्र में हम ये एनालिसिस कर लेंगे कि इस प्रीलिम्स के हमारे पेपर में इकोनॉमिक्स का जो पार्ट रहा है उसके क्या उत्तर रहे हैं और उसको सॉल्व करने की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती थी। इन दोनों विषयों पे बात करेंगे और इनिशियली पार्ट वाइज सारे सॉल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आज इकोनॉमिक्स का देख लेते हैं, उस आज ही आपको पॉलिटिक और अन्य पक्षों के भी अन्य सेक्शंस के भी आपके साथ डिस्कस कर लिए जाएंगे। चलो ये देखो, ये जो मेरे पास उत्तर पुस्तिका है, ये मेरे प्यारे दोस्तों मेरे पास परीक्षण पुस्तिका अनुक्रम बी करके है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को ओरिएंटेशन करके इस पेपर को डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में तो आपको बहुतरे मिल जाएंगे। चलिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इकोनॉमिक्स का जो अपना पहला प्रश्न देखते हैं। यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य या नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति मतलब इम्यूनिटी है ना, जैसे किसी डिजीज़ से आपको इम्यूनिटी मतलब उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता देती है ना, कैसे आप उससे बच सकते हो, ये प्रश्न आपसे यही कहना चाह रहा है। देखो क्या दिक्कत आती है कि जो इसकी इंग्लिश से जब हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं ना, तो आपको सेंस तो लेके आना पड़ेगा। दिक्कत आती है तो आप अंग्रेजी का एक बार पढ़ लीजिए। बट ये जो सवाल कहना चाहता है, यही कहना चाह रहा है कि अगर कोई ऐसा वैश्विक वित्तीय संकट आ जाए, अपने देश में नहीं वैश्विक वित्तीय संकट आ जाने पर हमारे देश को ऐसी कौन सी नीतियाँ या कौन सी कार्य ऐसे करने चाहिए जिनसे हम अपने आप को इम्यून कर सकते हैं, उन्मुक्त कर सकते हैं। अच्छा, अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहला, अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना। एक बात बताओ मेरे दोस्तों, सिंपल एक इकनॉमी का कॉन्सेप्ट है। यदि आज हमारे घर में कोई समस्या आ जाए तो एटलीस्ट हमारी इतनी व्यवस्था तो होनी चाहिए ना कि हम तुरंत ही शॉर्ट टर्म के लिए किसी से पैसे मांगने नहीं जाएं। इतनी तो व्यवस्था करें ना, तो हमें क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए विदेशी ऋणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। दूसरा, कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना, नहीं ये गलत है। अब एक बार सीधा ऑप्शंस को देख लो, दूसरा गलत हो गया तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। एक ये ऑप्शन हमारा डिलीट कर दो। अब हमारे पास बचा 1 और 3। देखो पहला सही है तो तीसरा देखने की तो आवश्यकता ही नहीं है, इसका उत्तर हो जाना चाहिए ए, पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना। देखो इसको बनाए रखते हैं ना, क्या समस्या आती है, अगर विदेशी आपका डॉलर ज़्यादा आ जाता है तो आपको तो भैया कन्वर्ट करके उसको देना ही देना पड़ेगा, या आप कई रुपए को आपको डॉलर में कन्वर्ट करके किसी को डॉलर देना है तो भी आपको करना ही पड़ेगा। तो इन दोनों ही पक्षों को ध्यान में रखते हुए पूर्ण परिवर्तनीयता को आपको बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। कब तक के लिए, जब तक निकट भविष्य के लिए ये वैश्विक संकट आया है ये दूर ना हो जाए। तो हमारा इसका उत्तर होना चाहिए ए। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते से 1 लाख रुपए की नकद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो अपनी कक्षा 12वीं एनसीईआरटी की पुस्तक है, उसमें मुद्रा आपूर्ति के बारे में ये कॉन्सेप्ट समझा रखा है और कक्षा में भी हमने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। पहली चीज़ आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति, मनी सप्लाई से क्या आशय है, ये तुरंत आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। मनी सप्लाई से हमारा ये आशय है कि कोई काल आयाम में पर्टिकुलर टाइम पे जो संचरण में मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था में काम कर रही है, मुद्रा पूर्ति कहलाती है। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट और देखा था इसमें हाई पावर मनी का, उसमें हमने देखा था कि भैया बैंकों में सरकार का पैसा या हमने जो पैसा जमा करा रखा है बैंकों में वो, और संचरण में जो मुद्रा चल रही है वो सारी आपकी हाई पावर मनी में आती है। अब एक बात मुझे बताओ, जैसे मेरी बैंक में 100 रुपये जमा है, मैंने कितने रुपए जमा कराए, 100 रुपये जमा कराए। अब इस 100 रुपये में से मुझे कोई आवश्यकता पड़ गई और मैं 50 रुपये लिया है निकाल के, 50 रुपये तो ये निकाल के लिया आया, 50 रुपये बैंक में पड़े हुए। कितने पड़े हुए, बैंक में पड़े हुए। अच्छा लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमने जब 12वीं की एनसीईआरटी का मुद्रा पूर्ति का ये कॉन्सेप्ट समझा था तो उसमें हमने देखा था साख सृजन करने के लिए। देखो साख सृजन अलग है और मनी सप्लाई अलग है, ध्यान रखना। आप जानते हैं कि बैंक में जो साख सृजन होता है, ये 100 रुपये जो होता है, इसका एक फार्मूला था कि 100 रुपये से हम कितने रुपए और साख सृजित कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा था एक मुद्रा गुणक। क्या देखा था, मुद्रा गुणक। 12वीं की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है एनसीईआरटी की, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें आया था कि 1 अपॉन जो CRR होता है, कैश रेशियो होता है,
यही हमारा क्या होता है, मुद्रा गुणक होता है। मतलब कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि 100 रुपये में से 50 रुपये आप निकाल के लिए आए, 50 रुपये बैंक के पास पड़े रहे। हम जानते हैं कि एटलीस्ट कुछ पैसा CRR और SLR के रूप में आपको 50 रुपये में से बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। हम मान लेते हो 20% CRR को रखना पड़ता है, तो 50 का 20% क्या हो गया, 10 रुपये हो गया। अब 10 रुपये का CRR हो गया हमारा 20, तो 1/20, 1/20 कितना हो गया, 5 गुना, मतलब इंटू 100 हो जाएगा। प्रतिशत में आप जैसे मुद्रा गुणक निकालते हैं, तो ये 50 रुपये जो हैं बैंक के पास, इस 50 रुपये का 250 रुपये ये क्या कर सकता है, क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है। क्रेडिट क्रिएशन की बात कर रहा हूँ, इसमें आप इस क्रेडिट क्रिएशन को मनी सप्लाई के अंतर्गत जोड़ के कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर बड़े विद्यार्थी कंफ्यूज हुए होंगे। ये कह रहा है मनी सप्लाई। अब आप मुझे बताओ, 100 रुपये बैंक के पास थे, 50 रुपये निकाल के मैं बैंक से ले आया, तो एटलीस्ट अगर वर्चुअली नहीं, असलियत में कितनी करेंसी फ्लो हो रही है, 50 रुपये तो मेरे पास है, 50 रुपये बैंक में थी, मतलब 100 रुपये। पहले पूरी 100 रुपये बैंक में थी, 100 में से 50 रुपये में निकल आया, तो कुछ चेंज आया क्या, करेंसी फ्लो में कुछ चेंज आया क्या, नहीं आया ना। आज भी यदि मैं पैसे इकट्ठे करने लगूं बाजार में, तो मुझे 100 रुपये मिलेंगे ना, 50 बैंक में पड़े हैं, 50 मेरे पास पड़े हैं। यदि मैं मान के चलता हूं कि हम दो जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बैंकिंग का, और हमारे पास ही 100 रुपये हैं, इसमें जो उत्तर होना चाहिए, मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तनीय रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा मनी सप्लाई में। क्लियर। देखिए अगला प्रश्न देखिए, स्वर्ण ट्रांश रिजर्व ट्रांश निर्देश करता है। मैं पुनः कहता हूँ हर विद्यार्थी से, सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ लो, सीधे ऑप्शंस में मत कूदो। अब इसमें एक शब्द आया ट्रांश। अब देखो दिक्कत क्या है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो अनुवाद करते हैं अंग्रेजी का, यहाँ गड़बड़ करते हैं। अब हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को ट्रांश का कैसे मालूम पड़ेगा। देखो ट्रांश बेसिकली इसका हिंदी अनुवाद होता है अंश या भाग। इसको आप शेयर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेयर्स भी बोलते हैं, पार्ट भी बोलते हैं। इकोनॉमी में जो इस शब्द का हम अनुवाद करके चलते हैं। आपको यदि ध्यान हो कि अप्रैल में निर्मला सीतारमन जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने क्या बोला था, एक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करी थी। क्या, आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करी थी। उन्होंने बोला था आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के भाग 3 की घोषणा करी थी। और न्यूज़पेपर में जब न्यूज़ आई थी ना, अच्छे से मुझे ध्यान है, उसमें ये स्पष्ट लिखा था कि जो इकोनॉमिक का आपका ये प्रोत्साहन पैकेज है वो ट्रांश 3 था, मतलब कि भाग 3 था। ट्रांश वर्ड आया था उसमें, है ना। अब हमें समझना क्या है, अगर ये स्वर्ण अंश दे देते इस ट्रांश की जगह यूपीएससी वाले, तो आधे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी तुरंत ही समझ जाते हैं कि ये स्वर्ण अंश की बात कर रहा है। इसका रिलेशन किससे हो सकता है, IMF से हो सकता है। देखो IMF में आप सभी जानते हैं हर देश का अपना अपना कोटा होता है, और इस देश के कोटे के अंतर्गत उनको छूट होती है कि भैया आप SDR, गोल्ड और अपने देश की करेंसी में कुछ अनुपात में राशि वहाँ पर जमा करा सकते हो। सदस्य बन रहे हो ना, तो हर देश को अपना कोटे के हिसाब से पैसा जमा कराना होता है, या यूँ कह लें कि IMF का जो ये SDR, गोल्ड और रुपए हैं, ये वहाँ पे जमा कराने पड़ते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अब आप सभी जानते हैं कि ये जो SDR है, स्पेशल ड्राइंग राइट, इसको हम पेपर गोल्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेपर गोल्ड भी बोलते हैं, स्वर्ण पत्र भी बोलते हैं। देखो SDR के बारे में थोड़ा सा देख लो। SDR बेसिकली IMF में इसलिए भी लेके आए थे कि पूरे विश्व में इतने सारे देश हैं, सब देशों की अपनी अपनी करेंसी है, तो IMF को आपस में विनिमय करने में बड़ी दिक्कत आती थी। तो उन्होंने क्या कर दिया कि भैया प्रमुख रूप से चलने वाली जो करेंसी है, जैसे कि पौंड हो गया, डॉलर हो गया, जापान का येन हो गया, रेनमिन भी चाइना का हो गया, ऐसे करके भैया हमारी कुछ करेंसीज़ हैं, उन्हीं में हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे। अब आप में क्या है, इन करेंसीज़ को वहाँ पर देते हैं और उसके बदले में आपको क्या मिल जाते हैं, SDR मिल जाते हैं। SDR क्या होते हैं, कागज़ का टुकड़ा होता है, यूँ मान के चल लीजिए, उसमें लिखा होता है कि भैया आपको इसके अगेंस्ट में इतना SDR दिया जाता है। SDR को RBI को एज ए कोटा अपने पास भी रखना होता है। ये जब आप भैया WTO और IMF में सिग्नेटरी बन गए तो मैंडेटरी हो गया था आपके पास। दूसरा, आप वहाँ पे गोल्ड भी जमा कराते हो। तीसरा, एक अपनी करेंसी के रूप में रुपए भी जमा कराते हो। अब देखो रिजर्व ट्रांश की बात कर रहा है, रिजर्व अंश की बात कर रहा है। देखो रिजर्व क्या होता है, इसको आप सामान्य रूप में ऐसे समझ लीजिए कि रिजर्व जैसे अपनी मोटरसाइकिल है या स्कूटर है, उसमें एक रिजर्व होता है, एक तो ऑन होता है, एक रिजर्व होता है। रिजर्व कब होता है कि जब इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, मतलब कि भैया अब आपके पास राशि, पेट्रोल कम हो गया, पेट्रोल भरवा लो। तो रिजर्व ट्रांश भी क्या था, ये एक सुविधा है IMF के द्वारा दी जाती है, जो इमरजेंसी काल में आपको प्रोवाइड कराई जाती है। देखो अभी हमारा इकोनॉमी के जो लेक्चर चल रहे हैं, उसमें जैसे ही अब विदेशी व्यापार के बारे में हम पढ़ेंगे, तो इन सभी विषयों पर विस्तृत रूप से बातचीत होगी।
तो रिजर्व ट्रेंच क्या हो गया, ये इमरजेंसी का एक टूल था जो आईएमएफ के द्वारा दिया गया था कि यदि आपको आपके भुगतान संतुलन में कोई समस्या आ रही है तो आप रिजर्व ट्रांस के माध्यम से इसमें 25% फिक्स कर रखा है कि जो आपका कोटा है ना, आप अपना उस कोटे का 25% क्या कर सकते हो, एज ए रिजर्व ट्रांस आप कभी भी आईएमएफ से पैसा निकाल सकते हो। इसके लिए आपको पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, और ये जो आप राशि निकाल के लेके जाओगे इस पर आपको कोई ब्याज भी देना नहीं पड़ेगा। समझ गए? तो ये जो रिजर्व ट्रांस था इमरजेंसी से संबंधित था। अब देखिए जो गोल्ड स्वर्ण अंश करके जो शब्दावली है ना, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। 1978 तक क्या था, ये जो रिजर्व ट्रांस था, ये जो आपका रिजर्व ट्रांस है, इंग्लिश में इसको TRANCH, ये गोल्ड में पेड होता था, मतलब कि स्वर्ण में आप अपना रिजर्व ट्रांस वहाँ पे जमा करा सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब आप इसमें पैसों में अपना पैसा जमा कराते हैं, जैसे अपनी करेंसी में आपने जमा करा दिया। 1978 में इसको इसीलिए क्या बोलते थे, रिजर्व ट्रेंच को गोल्ड ट्रेंच भी बोलते थे। चलो गोल्ड ट्रांच में नहीं मालूम था आपको, रिजर्व ट्रेंच से आइडिया लग जाएगा कि ये आईएमएफ से संबंधित है, तो इसका उत्तर क्या है, आईएमएफ है। लेकिन इतना सा है कि भैया इसको ट्रांच की जगह हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को अंश में लिखते तो शायद ज़्यादा आसानी होती है। इसको स्वर्ण अंश लिख देते और यहाँ पे आप चाहे रिजर्व अंश या रिजर्व ट्रांच लिख देते। उत्तर हो गया इसका डी, ये क्लियर है। अगला प्रश्न, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। जब हम राजकोषीय नीतियाँ पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे विषय आ जाएंगे, लेकिन इसका सीधा सा उत्तर है कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट एक होता है जिसके अब FRBM एक्ट के बाद से कि आपको अपनी फिजिकल स्थिति भी बतानी पड़ेगी, कितना पैसा आपने फिजिकली रूप में कहाँ कहाँ खर्च किया, मतलब उसको आपने किस ग्रेड का रखा। कि मुझे जैसे कि गाड़ी लेके जाना था कनॉट प्लेस तक, तो उसके लिए पेट्रोल लगना था इतना, लेकिन मैंने क्या किया, कनॉट प्लेस की जगह पहले तो मैं कहीं दूसरी जगह गया 4 किलोमीटर, वहाँ बच्चे को बिठाया, बच्चे को बिठाने का फिर वो सरकारी गाड़ी से घूम के मैं, हमारे घर में कोई रिश्तेदार आए थे उनको स्टेशन छोड़ा और फिर हम कहाँ पहुँचे, कनॉट प्लेस में सरकारी काम से पहुँचे। तो ये जो सरकारी अमले का जो अपव्यय हमने किया है ना, अब ये स्टेटमेंट जो प्रस्तुत करते हैं ना, इसमें यही होता है कि हमें जाना था 1 लीटर पेट्रोल लगना था, लेकिन हमारा लग गया 5 लीटर पेट्रोल। तो ये जो 4 लीटर पेट्रोल आपने फालतू खर्च किया है ना, ये खर्चा आपको रोकना है। ये FRBM बोलता है सामान्य भाषा में। जब राजकोषीय नीति पढ़ेंगे तो इसको और क्लियर कर लेंगे। ये बेसिकली आपका FRBM से संबंधित है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण ही ये आया था कि आपको एक मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसका सीधा है, मतलब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रश्न जो ये था, अगला प्रश्न संख्या 71, भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जाएगा। सार्वजनिक निवेश, एक होता है निजी निवेश, एक होता है सार्वजनिक निवेश। सार्वजनिक निवेश को ये मान के चलें कि अगर कोई सरकार खर्चा कर रही है, सामान्यतः सार्वजनिक निवेश लॉन्ग टर्म का मान के चलते हैं हम। अब एक और ऑप्शन देखते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना, ठीक है। प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण करना, सामाजिक पूंजी विकास करना, कृषकों को निशुल्क बिजली की आपूर्ति करना। देखो कुछ ऑप्शंस है जो आपको लगते हैं ना क्लियर, एक बार में देखते हैं कि ये तो संभव ही नहीं है, ये कैसे हो जाएगा भैया सार्वजनिक निवेश। बिजली की आपूर्ति निशुल्क करना ये सार्वजनिक निवेश के अंतर्गत नहीं आएगा। दूसरा, बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफ़ी करना, ये भी नहीं हो सकता। अगर आप ये 2 भी पकड़ते हैं, 4 और 5 जहाँ जाए वो सब काट दो, पहला काम तो ये करो। ये गया और ये गया, ठीक है। तो देखो आपके पास ऑप्शन बच गए 2, 3, 6। वैसे तो आप इन 2 ऑप्शंस को काट के सीधा उत्तर में आ सकते हो। अब इनके बाकी के ऑप्शंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सरकारों द्वारा शीत आगार सुविधाओं को स्थापित करना, मतलब कोल्ड स्टोरेज भी आपका लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्टमेंट होगा, तो ये आपका सार्वजनिक निवेश माना जाएगा। सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना, ये सार्वजनिक निवेश के अंतर्गत नहीं आता। निवेश जब भी आप करते हो तो उसमें कोई रिटर्न आता है, अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सरकार का जो निवेश होता है उसमें क्या रिटर्न आ रहा है, उससे क्या पूंजी बन रही है, वह भी देखा जाता है। प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, ये कंप्यूटराइजेशन ये भी आपके किस में आता है, इन्वेस्टमेंट में आ रहा है। क्यों, इनसे इनकी वर्केबिलिटी बढ़ रही है, प्रोडक्शन उत्पादन क्षमता बढ़ रही है।
देखो 2 भी हटा देता हूँ, अगर ये पहला भी आप डिलीट कर देते तो इससे भी आपका सीधा आंसर आ जाता है कि 1 1 1, जिसमें भी 1 1 आ रहे थे सारे हटा देते। बाकी ऑप्शंस हमें नहीं भी मालूम है, इनमें से यदि आपको पहला भी मालूम होता तो भी आप इसको कर सकते थे। पहला आपको नहीं भी मालूम होता तो 4 और 5 को यदि आप डिलीट कर देते ऑप्शंस मतलब, तो भी आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते थे। देखो ये सामान्य वह प्रश्न है जो रेशनल थिंकिंग से, रेशनल पढ़ाई लिखाई करोगे तो आप आराम से दे सकते हो। देखो इसमें जो मुझे अभी तक नज़र आया प्रश्नों को देखने से, इसमें यह आभास होता है कि जो हमारे समाचार पत्र हैं, मैं फिर कहता हूँ आप हिंदुओं के पीछे ना भागें, आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी अपने पे भरोसा रखें। अपने जैसे कि दैनिक जागरण अखबार है, आप कोई सा भी एक अखबार पकड़ लें, अब उसमें एमएसपी से रिलेटेड न्यूज़ आती है तो उस न्यूज़ के अंतर्गत आने वाले कीवर्ड्स भी सारे क्लियर आपके होने चाहिए। अगर वो भी क्लियर आप कर लेते हो ना तो इन प्रश्नों को अपने स्वाभाविक लॉजिकल रीजनिंग से भी कर सकते हो, लेकिन उसके पीछे आपका बेस मजबूत होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 72, भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात इंटरेस्ट कवरेज रेशो पद का क्या महत्व है। देखो ये भी एनसीईआरटी की जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाली बुक्स है उसमें आपको ये बिल्कुल साफ साफ कवरेज रेशोज़ के बारे में दे रखा है, कई रेशोज़ के बारे में दे रखा है, उसमें से एक इंटरेस्ट कवरेज रेशो होता है। ये कवरेज से ये तात्पर्य होता है कि किसी भी ऐसी कोई एंटिटी की जिसकी ये बात करेंगे, वह आपको ये जो ब्याज दे रहे हैं वो ब्याज किस क्षमता तक आप चुका सकते हैं, वो क्षमता चेक करने के लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशो होता है। और हम अपने इकोनॉमिक्स में ये देखा जाता है सामान्यतः, जैसे मेरी कोई कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन है तो मुझे यदि आप लोन दे रहे हो तो आप देखोगे भैया ये विकास जी ब्याज भी चुका पाएंगे नहीं चुका पाएंगे, इस क्षमता को चेक आप कैसे करते हो, इसी इंटरेस्ट कवरेज रेशो के माध्यम से करते हो। और देखो आप जब वो एनसीईआरटी किताब खोलोगे ना उसमें आपको सीधा सा ये दिखाई देगा, इसका आईसीआर इंटरेस्ट कवरेज रेशो का सूत्र होता है IBIT अपॉन आपका इंटरेस्ट होता है जो आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हो ना। EBIT क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब आपने जो लाभ प्राप्त किया अभी उसमें से आप जो ब्याज देना है उसको नहीं घटाया आपने, और जो आपने टैक्स जो सरकार को जमा कराएंगे वह भी नहीं घटाया, उससे घटाने से पहले का जो लाभ होता है, अर्निंग होती है, उसको बोलते हैं EBIT। और उसमें जो आप ब्याज देंगे, सपोज़ करें कि मेरा EBIT आ रहा है 100 रुपये और मुझे ब्याज देना है बैंक में 10 रुपये, तो मेरा जो ICR कितना आया, मेरा ICR का रेशो आया 10, कितना आया, जैसे 10 आया। अब ये जो 10 आया ना मेरे प्यारे दोस्तों, 10:1 कर लेता हूँ मैं इसको, जो ये 10 आ रही है ना संख्या, अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये 10 है अभी है ना, अगर ये 10 रुपये में जो ब्याज देना है इसकी जगह 5 होता तो ये बढ़ जाता, 5 हो गया, कितना हो गया, ये 20 रुपये हो गया, 20 हो गया ना, मतलब सॉरी ICR आपका 20 हो गया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आपका ICR ज़्यादा आता है तो आपके लिए बढ़िया सिचुएशन है या घटिया सिचुएशन है? ये बहुत अच्छी सिचुएशन है कि आपका जो रेशो आया 20, इट मीन्स आपकी इंटरेस्ट कवरेज जो रेशो है वो बहुत अधिक है, इसका मतलब आपकी क्षमता ब्याज चुकाने की बहुत अच्छी है आपकी फर्म की। अब ये ऑप्शन देख लो, ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो बेसिकली हमने RS की जब मैं क्लास ले रहा था तो उसमें डिस्कस किया था, ये कई पॉइंट इंटरेस्ट कवरेज रेशो डिस्कस किया था। मेंस में टॉपिक था बिजनेस साइड का ही, पेपर फर्स्ट में। तो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो वही चीज़ है जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा हूँ। एनसीईआरटी किताब में आप देखेंगे ना तो 12वीं 11वीं की किताब में आपको मिल जाएगा। अच्छा ये क्या कह रहा है, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। यह उस फर्म जिस बैंक ऋण देने जा रहा है के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। उस फर्म जिसे, हाँ बिल्कुल, कोई बैंक आपको ऋण देने जा रहा है तो वो चेक करता है, ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखता है कि आपका ब्याज चुकाने की कितनी क्षमता है। बिल्कुल ठीक, महत्व है इसका। यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। बिल्कुल ठीक है, वर्तमान जोखिम भी आएगा और आने वाले जोखिम भी आएगा। इतना से फ़र्क क्या है देखो दोनों स्टेटमेंट में, पहले में लिखा है वर्तमान जोखिम और आने वाले जोखिम, दोनों को ये आइडेंटिफाई करता है। तीसरा, उधार लेने वाली फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात ICR जितना अधिक होगा उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी खराब होगी। नहीं, खराब नहीं होगी, जितनी अधिक होगी आपकी ऋण समाशोधन करने की क्षमता उतनी ही बढ़िया होगी। तो ये आपका तीसरा गलत हो गया। एक बार तीसरा हटा लेते हैं हम, ये हट गया, ये हट गया, तो इसका आपका उत्तर हो गया 1 और 2। 72 का हो जाएगा 1 और 2।
देखो अगर यदि आप पहला भी आपको आइडिया लग गया ना, पहला भी सही है और दूसरा आपको समझ में नहीं आ रहा और आपने तीसरा पकड़ लिया कि भैया ये तो आईसीआर, तो आप लगा के देख लो कि आईसीआर इंटरेस्ट कवरेज रेशो ज़्यादा आता है तो लाभ होता है कंपनी को, कंपनी एक स्ट्रांग पोजीशन में होती है। तो इसका मतलब 3, यदि मैं 2 ऑप्शन डिलीट कर दिए तो बचा क्या, ए और बी बचा और पहला सही था, तो 1 और 2 इसका उत्तर स्पष्ट रूप से हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73, हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक, कौन सी नीतियाँ भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी। देखो ये जो प्रश्न है ना, हमारे राजस्थान में पिछले वर्ष बूंदी करके एक ज़िला है, वहाँ पर चावल की खेती करने वाले किसानों को दिक्कत आई थी। क्या दिक्कत आई थी कि जहाँ पर नदियाँ आती हैं ना, वहाँ पर तो आप चावल के लिए वाटर लॉग अपने खेत में कर लेते हो और चावल की खेती कर लेते हो। हमारे यहाँ पर उस समय पानी कम था, किसानों को तो बोरवेल से भी पानी डालना पड़ा था, तो बड़ा ये हॉट विषय था हमारे यहाँ पर तो। और पूरे आप अगर खेती की न्यूज़ देखोगे ना, तो इस प्रकार की न्यूज़ आपको अखबार में मिलती ही रहेंगी, समझ रहे हो। अगर आपने ये फील किया है ना कि क्या समस्या आ रही है किसान के सामने, तो इसको आप आसानी से कर लोगे इस प्रश्न को। और मैं तो कह रहा हूँ जिसको ध्यान भी नहीं है ना विषय है, लेकिन सामान्य समझ रखता है, तो भी थोड़ा सा इसको पढ़ेगा तो समझ जाएगा। देखो ये कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी। अब मुझे बताओ, यदि चावल की एमएसपी 1000 रुपये सरकार ने कर दी, ठीक है, तो इससे पहले यदि 800 रुपये थी और आपने अब 1000 कर दी, तो चावल के दाम बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? या 1000 रुपये एमएसपी से पहले इसकी एमएसपी 1200 रुपये थी और अब आपने घटा के 1000 कर दी, तो कीमत कम होगी नहीं होगी बाज़ार में? तो डायरेक्टली इफेक्ट करेगी चावल के मूल्य को, बिल्कुल करेगी। दूसरा, सरकार द्वारा व्यापार करना। देखो सरकार भी व्यापार करती है अपने प्रोक्योरमेंट का। एफसीआई के गोदाम में जब ज़रूरत से ज़्यादा अनाज इकट्ठा हो जाता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से ओपन मार्केट में बेचती है अनाज को। और इस अनाज को बेचने के लिए ये एमएसपी प्लस वेयर हाउस का जो खर्चा होता है और आपके लॉजिस्टिक का खर्चा होता है, मतलब कि गोडाउन से लेके आपके गोडाउन तक या आपके घर तक भेजने का जो खर्चा होगा वो भी जोड़ लेगी वो। ये जोड़ के प्राइस कोट कर देती है कि साहब इस प्राइस पर हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, आपको जिसको खरीदना है खरीद लो। तो बिल्कुल करती है। अच्छा मुझे बताओ, अगर इसने ओपन मार्केट में अपना ज़्यादा अनाज बेच दिया तो कीमत कम होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी, बाज़ार में ज़्यादा आ जाएगा अनाज। अगर चावल है तो चावल ज़्यादा बाजार में आ जाएगा, तो बिल्कुल ये भी करती है। दूसरा, सरकार द्वारा भंडारण करना। अरे बड़ी सिंपल सी बात है, भंडारण तो आप जिसका भी ज़्यादा कर दोगे तो कीमत उसकी बढ़ जाएगी, और भंडारण कम करके बाज़ार में उसको ज़्यादा सप्लाई कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कीमत उसकी कम हो जाएगी। तो ये भी बिल्कुल करता है। अगला, उपभोक्ता सब्सिडीज़ का बिल्कुल फर्क पड़ता है। ये तो आप जब हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स पढ़े हैं बेसिक इकोनॉमी के, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, उसमें आपने देखा ही है कि इसका बिल्कुल प्रभाव पड़ता है किस पर? पीडीएस आप जानते हैं ना, वो यही है। पीडीएस के माध्यम से जो सब्सिडी मिलती है। तो चारों ऑप्शंस इसके सही है, 1 2 3 4, ये रहा 1 2 3 4, चारों ऑप्शन इसके सही हैं। अगला प्रश्न ये 76 नंबर, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? अल्पकालीन। देखो किसान क्रेडिट कार्ड, जब हमने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी थी हमारी, उसमें हमने एक हमारे चाचा जी का एग्जाम्पल दिया था किसान क्रेडिट कार्ड का। क्या एग्जाम्पल दिया था? अगर आप में से वो लेक्चर देखे होंगे तो हमने कहा था कि साहब चाचा जी देखो आप जूते दिला दो। ये मैंने जब अपने हॉस्टल की बात बताई थी, देखो नाइकी के जूते लेने, उस समय मैंने कहा था वो जूता था 2,500-3 हज़ार रुपये का। तो चाचा जी ने कहा था यार देख यार केसीसी के पैसे आ जाने दे तब मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। अब देखो आप किसकी बात कर रहे थे? किसान क्रेडिट कार्ड की। ये मैंने आपसे एग्जाम्पल डिस्कस किया था। ऐसा अनएथिकल है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे चाचा ने कहा था तेरे को केसीसी का पैसा आ जाएगा तब मैं दे दूँगा। उसके बाद फिर उनको जमा कराना होता है साल भर के अंतर्गत, अगले बार जमा करा देंगे तो उसमें आपको छूट भी मिल जाती है और बहुत कम नाम मात्र के ब्याज पर आपको पैसा मिलता है। अच्छा क्या है केसीसी अल्पकालीन ऋण समर्थन? अब ऑप्शन देख लेते हैं। फार्म परिसंपत्तियों के रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी। देखो वर्किंग कैपिटल तो वैसे ही आपकी शॉर्ट टर्म होती है, तो बिल्कुल ये है। कंबाइन कटाई मशीन, ट्रैक्टरों, मिनी ट्रकों। अच्छा एक बात और, ट्रैक्टर खरीद के लेके आओगे तो शॉर्ट टर्म के लिए लेके आओगे क्या? हमारे घर में आज भी जो ट्रैक्टर है 10 साल पुराना है, तो लॉन्ग टर्म में तो ये तो अल्पकालीन वैसे ही नहीं है, इससे पकड़ लो। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब एक बार सीधे हमारे कूट में आ जाते हैं। 2 जहाँ जाए वो पहले काट दो। ये देखो 2 कटते ही तो आपका आंसर ही बन गया। बी आपका 1 3 4 आंसर हो गया। फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए। देखो क्या है कि उपभोग आवश्यकताएं किसानों को ये लाभ भी देता है कि अभी आपकी फसल खड़ी हुई है,
बाजार में बिकी नहीं है तो आपकी उपभोग आवश्यकताएं भी रुके ना, उसके लिए भी केसीसी आपकी मदद करता है। फसल कटाई के बाद खर्चों के लिए, पोस्ट हार्वेस्ट, आपने फसल काटी, उसको लेके तो आओगे आप खेत से, कई किसानों के पास तो फसल लाने के लिए भैया पैसे नहीं होते हैं, और इस कारण से वहाँ के आड़तियों को कम कीमत पे फसल बेचनी पड़ती है कि कौन घर तक लेके आएगा, वही पैसे। नहीं तो आड़ती क्या बोलते हैं, अगर 10 रुपये किलो अगर उसके दाम लग रहे हैं तो क्या बोलेंगे, 9 रुपये किलो ही लूँगा, 8 रुपये किलो ही दूंगा तेरे को पैसे, और उसको बेचनी पड़ती है। तो केसीसी ने क्या बोला कि आप फसल अपने घर तक ले आओ, राशि नहीं है तो केसीसी के माध्यम से पैसा ले लो, यदि आपकी फसल के दाम बढ़ेंगे जब बेच लेना। समझ गए? प्रोक्योरमेंट करना, उसको स्टोर करना, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट में बिल्कुल है ये। परिवार के लिए घर निर्माण तथा गांव में कोल्ड स्टोरेज सुविधा की स्थापना के लिए, कोल्ड स्टोरेज तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये नहीं होगा। तो आपका 1, 3, 4 इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य वस्तुओं, फूड जो आपकी वस्तुएं हैं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भार उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए भार से अधिक है, बिल्कुल अधिक है। देखो ये भी अपना हॉट न्यूज़ में था मार्च और अप्रैल के आसपास, उसमें शायद आई थिंक क्लियर ये आया था कि जो खाद्य वस्तुएं हैं वह उसमें जो वेटेज है सीपीआई में अधिक है और डब्ल्यूपीआई में कम है। अच्छा, सीपीआई डब्ल्यूपीआई अभी हम जो मुद्रास्फीति पढ़ रहे हैं उसमें डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। हल्का सा आपको ब्रीफ दे दूं, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है उसमें केवल वस्तु सम्मिलित होती हैं, और सीपीआई के अंतर्गत जो वस्तुएं होती हैं और सेवाएं दोनों उसके अंतर्गत इंक्लूड होती हैं। आगे, डब्ल्यूपीआई सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता जैसा कि सीपीआई करता है। बिल्कुल सही बात है, आप सभी जानते हैं सीपीआई में वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों को रखते हैं, है ना, उनमें होने वाले कीमत में परिवर्तनों को रखते हैं, और डब्ल्यूपीआई में केवल वस्तुओं को रखते हैं। तो ये आपका सही हो गया। कौन कौन से सही हैं? अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु डब्ल्यूपीओ को 2014 में उर्जित पटेल जी की कमेटी ने बोल दिया था कि भैया अब हम किसको लेंगे, सीपीआई को लेंगे, क्योंकि सीपीआई मोर रियलिस्टिक है आपकी मुद्रास्फीति को कैलकुलेट करने के लिए। तो तीसरा आपका गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 79 देख लेते हैं। सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रापण की जगह खरीद ही लिख देते हैं, खरीद भारत के किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में असीमित होता है। देखो इसमें बड़ा अच्छा प्रश्न है। हमारे यहाँ पर जो खरीद होती है ना वो असीमित तो होता है, लेकिन ये जो एमएसपी है ना ये सभी अनाजों, दालों और तिलहनों पर नहीं होता। ये सभी जो शब्द लगा दिया ना इन्होंने आगे, यहीं से पकड़ लेना। देखो अभी हमारे जो 25 जीन्स हैं, कृषि जीन्स, उन्हीं पर एमएसपी सरकार घोषित करती है, बाकी अन्य फसलों पर घोषित नहीं करती है। तो ये पहला आपका गलत हो गया, और पहला गलत होता है तो ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया। दूसरा हमें आता भी नहीं है तो भी हम क्या कर देंगे, इसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा और पढ़ लेते हैं। अनाजों एवं दालों का एमएसपी किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते। अरे भैया ये भी गलत है, ना तो 1 ना तो 2। मुझे बताओ एमएसपी से क्या बाजार में आपको ज़्यादा दाम मिल जाएंगे क्या? किसान को यदि एमएसपी आपने 10 रुपये किलो गेहूं तय कर दी, यदि बाजार में 11 रुपये किलो गेहूं बिक रहा है तो बेचने जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। एमएसपी तो क्या होता है भैया, किसानों को एक इंश्योरेंस के भांति होता है कि ऐसी कोई समस्या नहीं हो जाएगी, बम्पर पैदावार होने पर उस गेहूं के दाम 10 रुपये से घट के 5 रुपये ना रह जाएं। समझ रहे हो? तो एमएसपी तो इसलिए होता है, यदि बाजार में आपको उससे ज़्यादा भाव मिलते हैं तो जाके बेचो ना, किसने मना किया? समझ गए? तो इसका उत्तर ना तो 1 और ना ही 2, केवल 2 भी। दूसरा भी पढ़ लेना है ना, जल्दबाजी में ऐसा नहीं हो कि उत्साह में ऐसे प्रश्नों को हम आते हुए प्रश्नों को भी गलत कराएं। चलिए इसमें ना तो 1 ना तो 2 आएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कमर्शियल पेपर, वाणिज्यिक पत्र अल्पकालिक प्रतिभूति रहित वचन पत्र है। देखो कमर्शियल पेपर जो होते हैं अपने शॉर्ट टर्म होते हैं। ये अभी हमने जब बैंकिंग पढ़ा था तो उसमें हमने चर्चा करी थी।
एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जमा प्रमाण पत्र, आरबीआई द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र है। देखो दोस्तों, ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ना, ये बेसिकली आरबीआई नहीं, ये कमर्शियल बैंक देती है आपको। कौन देता है? कमर्शियल बैंक्स देता है। तो एक तो ये गलत हो गया है ना। दूसरा, अगर एक बार देख लेते हैं इसका उत्तर, दूसरा वाले सारे हटा दो, ये हट गए, ये हट गए, अब बचे ये दोनों देखने पड़ेंगे एक बार। दोनों देखने की जरूरत नहीं है, पहला तो सही है, तो 1 और 3, ये देखो इसका सी उत्तर निकला है 1 और 3। अगर यदि आपको चौथा भी नहीं मालूम है ना, तो आप इसका उत्तर कर सकते हो। अब देखो दोस्तों क्या आता है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो सामान्य, जिन्होंने नौकरी वगैरह कर रखी होगी, 3-4 साल का एक्सपीरियंस ले रखा होगा, बैंकों से जिनका वास्ता पड़ा होगा, वो जानते होंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। बेसिकली क्या होता है, कमर्शियल ये जो बैंक्स होते हैं, अभी जैसे मैंने एयू बैंक में पैसा जमा कराया, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि सर आप इतना पैसा अपने डिपॉजिट में रखेंगे ना, तो हम आपको इतना एक्स्ट्रा ब्याज देंगे, आपको इससे कम नहीं करना अपना पैसा डिपॉजिट में। प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली बैंक्स के। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी ऐसा ही है, वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि इतना आप रखेंगे बैंक में बैलेंस, तो हम आपको इतना लाभ देंगे, मतलब इतना पैसा एक्स्ट्रा देंगे। टाइम डिपॉजिट के रूप में होता है ये, समझ रहे हैं? तो आपका ये 1 और 3 अच्छा प्रश्न है। देखो, हर किसी को हर छोटी छोटी बातों के बारे में जानकारी नहीं होती। ठीक प्रश्न है ये, मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये हो गया, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो इसके सिंपल हैं, लेकिन आदमी यहाँ फंस जाता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में। एक ऑप्शन में भी फंस गया तो दिक्कत आ जाएगी। तीसरा है शीघ्र अवधि द्रव्य, लेकिन ऐसे प्रश्नों में अटैम्प्ट अवश्य करना, सही होने की संभावना उसमें ज़्यादा होती है। कॉल मनी आपके इंटर बैंकिंग होता है, अंतर बैंक लेन देन के लिए प्रयुक्त होना, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल सही। शून्य कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड्स अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाला ब्याज सहित अल्पकालीन बॉन्ड है। देखो, ये ब्याज सहित लगा दिया ना, यही गलत हो गया, ये ब्याज रहित होना चाहिए था, ये भी चौथा आपका गलत हो गया। तो 1 और 3 अपना उत्तर सही है। देखो, जीरो कूपन बॉन्ड आप सभी जानते हो कि हमने इसके बारे में पढ़ा भी था बैंकिंग में। यदि 100 रुपये का आपको कोई बॉन्ड दिया तो सरकार क्या करती है, 100 रुपये की जगह पहले ही आपको 90 रुपये 95 रुपये का वो बॉन्ड दे देगी, डिस्काउंट में दे देगी कि 1 माह बाद आप ये बॉन्ड लेके आएंगे तो हम आपको कितने रुपए दे देंगे, 100 रुपये दे देंगे। और इसको हम डिस्काउंट में आपको कितना दे रहे हैं, 95-90 रुपये का दे रहे हैं। समझ गए? ब्याज सहित नहीं होता, ये डिस्काउंट पर आपको मिलता है। अगला प्रश्न 81, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? एफडीआई। देखो, अभी अपनी जो क्लासेस चल रही हैं, मुद्रास्फीति हम पढ़ रहे हैं, और मुद्रास्फीति के बाद हम राजकोषीय नीति, और उसके बाद हम एफडीआई मतलब विदेशी व्यापार के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को भी क्लियर कर लेंगे। यह मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किए जाने वाला निवेश है। देखो, ये जो लिस्टेड कंपनी है ना, सूचीबद्ध कंपनी, इसने जो बोला है एफडीआई लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, दोनों कंपनियों में आ सकता है। यदि मेरी कोई कंपनी है और मेरी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है और मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ, तो विदेशी कंपनी भी आके मेरी कंपनी में निवेश कर सकती है। तो ये पहला ऑप्शन हो गया आपका गलत। तो ये इसकी विशेषताओं में नहीं है। पूछ रहा क्या रहा है, प्रमुख विशेषता कौन सी है? यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है। बिल्कुल, ये ऋण सृजित नहीं करता। आपको मेरे कंपनी में कोई पैसा आके लगाएगा तो आपको क्या ब्याज देना है क्या? ब्याज नहीं देना, मैं तो लाभ में आपको हिस्सेदारी दूंगा। जितना प्रतिशत आपने शेयर लगाया है, मेरे यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, उसका मैं आपको क्या दे दूंगा, लाभ दूंगा। कल को घाटा होता है तो उसमें भी मुझे आपकी मेरे साथ साझेदारी रहेगी। आपने कोई लोन नहीं लिया एफडीआई के अंतर्गत, तो ये बी आपका गलत हो जाएगा। ये इसकी विशेषता नहीं होगी। यह ऐसा निवेश है जिसमें ऋण समाशोधन अपेक्षित होता है। नहीं, जब ऋण लेने का नहीं रहता, ऋण समाशोधन अपेक्षित कैसे होता है? ये विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किए जाना नहीं, ये विदेशी संस्था नहीं, सरकारी प्रतिभूतियों में अरे भैया, तो सब जगह निवेश हो सकता है, लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों में हो सकता है ना। तो ये डी भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये सही है। अगर ऋण सृजित ना करने वाला, ये न डाल दिया ना इनने, इसकी वजह से यह ऑप्शन इसका ठीक हो गया। बाकी तीनों गलत हैं कि ऋण सृजित थोड़ी करता है भैया। बिल्कुल सही बात है, आपने तो मेरी कंपनी में पैसा लगाया है, जितना आपने निवेश किया उसका लाभ लेके चले जाओ। समझ गए? बिल्कुल सही, बी सही है इसका।
वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात कर रहा है, ठीक है। पहला, भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। माल की बात कर रहा है, देखो गुड्स की बात कर रहा है, ध्यान रखना। हमारे यहाँ पे माल मतलब वस्तुएं और सेवाओं का जो हम आयात निर्यात करते हैं उसमें सेवाओं में तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव से मेरा क्या आशय है कि हम विदेशियों को ज़्यादा सामान बेच रहे हैं सेवाओं की और उनसे हम कम सेवाओं का सामान खरीद रहे हैं, मतलब पॉजिटिव में। और लेकिन गुड्स में क्या हाल है? गुड्स में, वस्तुओं में हम कम सामान उनको निर्यात करते हैं, आयात उनसे ज़्यादा करते हैं। स्पष्ट है, सामान्य बात है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है, बिल्कुल सही है। भारत के लोहे व इस्पात, रसायनों, उर्वरकों और मशीनों का आयात में हाल के वर्षों में कमी आई है। अब मुझे इसके बारे में नहीं पता, सपोज करो मुझे नहीं पता, आगे देखते हैं। भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है, बिल्कुल। हम जो हमारे सेवाओं का निर्यात करते हैं मतलब एक्सपोर्ट करते हैं वो सेवाओं के आयात से अधिक है, लेकिन हमारा जो वस्तुओं का निर्यात है वह आयात से कम है। जो पहला स्टेटमेंट था, ये दोनों स्टेटमेंट अपनी बात को क्या कर रहे हैं? प्रूव कर रहे हैं। तो 1 और 3 तो सही है, सही उत्तर देखना है ना इसमें। तो आप देखो 1 और 3 किस में आ रहा है? 1 और 3 आपका इसमें आ रहा है। अगर मुझे दूसरा नहीं भी पता है ना तो ये सामान्य सी बात थी, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कम ज़्यादा हमारे देश की क्या स्थिति है तुरंत आप बता सकते हो। कोई बड़े बड़े टीचरों की जो कहते हैं ना साहब मैंने ये आपको शीट भेजी थी, आपको मैंने टेलीग्राम पे ये पोस्ट किया था, इसमें आपके उस टेलीग्राम के पोस्ट का क्या योगदान मान के चलेंगे भैया? सामान्य सी बात है। एनसीईआरटी की 9वीं 10वीं किताब में देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो वस्तुओं में नेगेटिव है, सेवाओं में पॉजिटिव है। तो इसका उत्तर 1, 3, 4 हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट का सवाल है। अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है? नॉन फाइनेंशियल डेब्ट है ना, गैर वित्तीय ऋण। गैर वित्तीय ऋण जो हो गया, ये हो गया आपका परिवारों का बकाया ऋण, क्रेडिट कार्ड होगा। देखो ये तीनों ही जो है ना ये आपके गैर वित्तीय ऋण में आते हैं। ये ऐसे हैं, एक तो ये शॉर्ट टर्म के हो गए लोन जो आपके हो गए, गैर वित्तीय ऋण की बात कर रहा है ना। गैर वित्तीय ऋण जो होते हैं एक तरह सामान्यतः हमारे लॉन्ग टर्म के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो आपके क्रेडिट कार्ड के 1 महीने बाद बिल आ गया, आपका कोई गृह ऋण बकाया है परिवारों का वो जमा कराने हैं, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आते। तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर होगा 1, 2, 3। सही उत्तर देखना है 1, 2, 3। अगला प्रश्न 86, व्यापार संबंधित निवेश उपायों ट्रिम्स के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? सही पूछ रहा है ना, ठीक है। देखो आप सभी जानते हैं, आपने सुना होगा ट्रिप्स और ट्रिम्स, सुना है या पढ़ा भी होगा। WTO की हमने कुछ जो विश्व में ट्रेड होता है उसमें कुछ एग्रीमेंट्स के बारे में, उनमें से ट्रिप्स और ट्रिम्स भी है, आपने पढ़े होंगे अवश्य। जो ये ट्रिम्स की बात कर रहा है, ये ट्रिम्स क्या होता है? व्यापार संबंधित निवेश उपाय, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स होते हैं, इसके लिए एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट में क्या होता है कि एक देश में जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है तो उसके संबंधित आप कुछ आपको छूट देनी चाहिए। ये बोलता है WTO कि कोई भी आगे बाहर से इन्वेस्टमेंट करेगा तो रोकना नहीं है आपको। ये ट्रिम्स के अंतर्गत शर्तें होती हैं जिसको हर देश को माननी होती है, ठीक है। तो अब इसमें ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। और ये जो ट्रिम्स होता है ऑफनली आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के लिए होता है ना। पहला, विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिमाणात्मक निर्बंधन निषिद्ध होते हैं। विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिमाणात्मक निर्बंधन निषिद्ध होते हैं, मतलब कि बाहर से आप कुछ सामान मंगा रहे हो, हाँ, उस पर क्वांटिटिव परिमाणात्मक निर्बंधन निषिद्ध होते हैं, बिल्कुल निषिद्ध होते हैं। क्यों निषिद्ध होते हैं? परिमाणात्मक निर्बंधन मतलब क्वांटिटिव आपके ये प्रोहिबिशन होते हैं, बिल्कुल। क्वांटिटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर आर प्रोहिबिटेड। मतलब क्या होता है मुझे एक बताओ, यदि मैं एक विदेशी निवेश कर रहा हूँ अपने भारत में, यदि मैं इसको निर्बंधन प्रोहिबिटेड नहीं करूँ तो क्या होगा? WTO एक बोलेगा कि आपने तो रोक दिया इसको बाहर से सामान मंगाने के लिए, ये तो आपके विदेशी व्यापार के खिलाफ हो गया। तो यह आपके निर्बंधन निषिद्ध होते हैं, मतलब प्रोहिबिटेड होते हैं, आप मंगा सकते हो, है ना, ट्रिप्स के अंतर्गत। अच्छा, दूसरा,
ये वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं। देखो जब हम WTO पढ़ेंगे जब ट्रिप्स ऑफ ट्रिप्स पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा यह जो बेसिकली होता है ओनली फॉर गुड्स होता है। ट्रिम्स किसके लिए होता है? केवल वस्तु के लिए होता है, सर्विसेज के लिए नहीं होता है, सेवाओं के लिए नहीं होता है। जब ट्रिप्स और ट्रिम्स पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा हमारा गलत हो गया। अगर आपको पहला भी नहीं मालूम और दूसरा आपको ध्यान आ जाता है तो भी हम इसका उत्तर कराएंगे। इसका उत्तर होगा 1 और 3। वैसे तीसरा और देख लेते हैं। ये विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं है। देखो विदेशी ट्रिम्स आपको उल्टा ही तो नियमन से नहीं, मतलब ये रेगुलेट करता है बकायदा, है ना। विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित ही है कि अगर आप कोई ऐसी नीतियाँ बनाते हैं जिससे विदेश का निवेश रुक रहा है, विदेशी व्यापारियों को व्यापार करने से आप रोक रहे हो, तो बोलेगा साहब इनको हटाओ। समझ रहे हैं? तो रेगुलेशन के लिए तो बिल्कुल है। 87, यदि RBI प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो निम्नलिखित में से क्या नहीं करेंगे? ये अच्छा किया, नहीं को इन्होंने हाईलाइट कर दिया। देखो ऑप्शन देख लो एक बार। वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना, बिल्कुल बात है। स्ट्रेच SLR को आप कब कर दोगे तो क्या होगा? आपकी प्रसारवादी मौद्रिक नीति होगी। सरल प्रश्न है। सीमांत स्थायी सुविधा, ये MSL, ये मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है जो सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना, इसका कोई रिलेशन नहीं। बैंक दर को घटा देंगे, रेपो दर को घटा देंगे तो भी मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाएगा, मतलब प्रसार हो जाएगा। ये आपने पढ़ रखा है, सब जगह देख रखा होगा आपने। तो इसका उत्तर हो गया सही उत्तर। निम्नलिखित में से क्या नहीं होगा? दूसरा हो गया। 88वें प्रश्न देखते हैं, ये भी इकोनॉमिक्स से संबंधित है। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। जिसने भी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन समझा होगा, फील किया होगा, तो आसानी से इसका उत्तर दे देंगे। ऑप्शन है इसके पहला, शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता 2004-05 की कीमतों पर प्रति श्रमिक रुपये में वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी कमी हुई। अगला ऑप्शन देखते हैं एक बार। कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई। कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्र नहीं। देखो 1991 में क्या हुआ था, जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ तो ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की तरफ वर्कफोर्स का खूब पलायन हुआ था, और इसी पलायन की वजह से आप देखते हैं कि गांव में जो आपके ग्रामीण क्षेत्र में वर्कफोर्स थी उस पर इफेक्ट पड़ा, कम हुए। और आप देखो उसके बाद जो खेती के काम थे ना उसमें भी कमी आई थी। ये कब की बात है? 1991 के। क्यों कमी आई थी कि जैसे आपने देखा कि विश्व की कई कंपनियां भारत में आई, उन्होंने इंडस्ट्री लगानी स्टार्ट करी, बाज़ार उनके लिए ओपन हुआ, तो शहरों में उन्होंने जो फैक्ट्रीज लगाई, नए उद्योग धंधे लगाए, उसके लिए उनको वर्कफोर्स की आवश्यकता थी। और वर्कफोर्स कहाँ से निकल के आई? वो ग्रामीण क्षेत्रों से, ग्रामीण अंचलों से शहरों में उनका पलायन शुरू हुआ था। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही वर्कफोर्स वहाँ पे शहरों में काम करने लगी तो आप देखेंगे साथ साथ कई प्रेस वाले, कई सब्जी वाले, कई खोमचे वाले, चाट पकौड़ी वाले, ये खूब गाँवों से उस समय पलायन करके 1991 से लेके अगले 5-7 सालों में शहरों में आए थे। तो ये आपका गलत हो गया। एक बार इसको देख लेते हैं गलत कौन कौन सा हो गया। 2 अगर गलत होता है तो A और D ऑप्शन आपके डिलीट हो गए। चलिए अगला देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई थी। बिल्कुल वृद्धि हुई थी। ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई थी। ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई थी, बिल्कुल आई थी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से तो रोजगार पलायित होकर कहाँ चले गया था? शहरों में चले गया था। अब जो वर्कफोर्स गांवों से हटके शहरों में आ गई तो गांवों में तो ऑब्वियस सी बात है, तो रोजगार जो मिल रहा था उस वर्कफोर्स के माध्यम से वो तो अब कम हो गया। जैसे सपोज करो कोई रिक्शा वाला ही है, गांव में पहले रिक्शे की अगर 100 लोग गांव में रहते थे, उसमें से 10 या 12 लोग चले गए अब शहर में, तो 10 लोग भी कभी ना कभी ऑटो रिक्शा का तो इस्तेमाल करते होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है जो वो ऑटो रिक्शा या रिक्शा चलाता है उसकी आमदनी में कमी हो जाएगी। सामान्य यदि हम बात करते हैं तो आपको केवल इतना मालूम होगी 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में क्या हुआ था। तो इनमें से जो भी ऑप्शन हमने 2, 3, 4 पढ़े, इनको तो आप अच्छे से कर सकते हो। तो मतलब 3 और 4 तो सही है। अच्छा देखो ये पहला ऑप्शन है ना, ये थोड़ा सा डाइसी है, लेकिन क्या है कि इसके बाकी के ऑप्शन से हम ये कह सकते हैं 3 और 4 सही है, और 1, 3, 4 उसने कहीं दे नहीं रखा। यदि मुझे एक ऑप्शंस का 2004-05 की कीमतों प्रति श्रमिक ये नहीं भी मालूम है, तो ये तो मैं कंफर्म हूँ कि ये दोनों ऑप्शन मेरे ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये 3 और 4 लगा सकता हूँ। देखो जहाँ पर भी आप ऑप्शन में 2 ऑप्शन डिलीट कर दो, समझ रहे हो, चारों ऑप्शन में अगर यदि 2 डिलीट कर दिए तो ले प्रभु श्री राम का नाम, पक्का उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना ही करना चाहिए। देखना आप पाएंगे 10 में से इस प्रकार के प्रश्नों में आप आसानी से 6 प्रश्न ठीक कराएंगे।
आपको पॉजिटिव ही मार्क्स दे के जाएगा वो। चलिए, इसका उत्तर हो गया 3 और 4। 89 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिधान करने के संदर्भ में, एक तो ये जो अंग्रेजी से हिंदी का ट्रांसलेशन करते हैं ना, इसमें गजब ढा देते हैं, यही ऐसे कर देते हैं आधे विद्यार्थियों को। इसको यही लिख देते हैं, परिधान का इनका ट्रांसलेशन है अंग्रेजी का शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी, है ना। अब आप मुझे बताओ, ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी है, इसको यही लिख देते हैं कि अल्पकालीन साख लेने वाले या प्रदान करने वाले, कृषि क्षेत्र में अल्पकालीन साख प्राप्त करने वाले, इसी प्रकार से लिख देते। आगे कहते हैं ये जो अल्पकालीन साख परिधान है, इसके संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देता है। अरे भैया, शेड्यूल कमर्शियल बैंक से ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी ऋण नहीं देता, ये तो स्पष्ट बात है। तो ये आपका गलत हो गया। अगर पहला गलत हो गया तो ऑप्शन देखते हैं, तो ये गया, ये गया, ये गया। देखो, अगर आप कमर्शियल बैंक्स के ये कोऑपरेटिव बैंक्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, और करंट्स की कोऑपरेटिव बैंक्स की न्यूज़ पर थोड़ा सा भी ध्यान रहेंगे, तो इन चीज़ों के बारे में डिस्कस होता रहता है कि भैया लोन कौन दे रहा है आपके प्रायोरिटी सेक्टर में ज़्यादा, खास तौर पे कृषि क्षेत्र में। देखो, पिछले जो 8-9 माह गए हैं, या यूँ कह लीजिए जो सेकंड टर्म आई है एनडीए की, इस मोदी गवर्नमेंट में कृषि की आय जो 2022 में दोगुनी करनी है, उसमें ये टॉपिक्स चलते ही रहे हैं सामान्यतः। देखो, अब एक चीज़ तो ये होती है कि आप जो करंट की न्यूज़ पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर्स में, उसको कितने प्रैक्टिकल तरीके से उसमें से काम की चीज़ निकाल रहे हो, उसको भी स्टार्ट करेंगे एक बार, है ना, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का, अब ये हो गया डीसीसीबी, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि प्रोवाइड। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, प्रायोरिटी प्राथमिक जो सेक्टर है उनको तो देना ही देना है। तो ये आपके पहले से तीनों गलत हो गए। अगर आपको पहला ऑप्शन पकड़ में आ जाता है तो सीधे ही आप कर सकते हैं, और तो आपके लिए आसान हो जाएगा पहला ऑप्शन यदि आप पकड़ लेते हैं तो। चलिए दोस्तों, प्रथम दृष्टया जो प्रश्न मेरी नज़र में आए, ये 19 प्रश्न हैं जो डायरेक्ट हमें इकोनॉमी से रिलेटेड हैं। देखिए, 19 प्रश्नों में से जो मुझे लगता है ना कि 12-13 प्रश्न तो आपके ऐसे हैं जिसको आप अपनी सामान्य कॉन्सेप्चुअल समझ से कर सकते हो। कॉन्सेप्चुअल समझ के अंतर्गत उस विषय की भी आपकी मूलभूत समझ होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल नॉलेज आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की रखते हैं, उससे उन प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। तो कुछ प्रश्न अच्छे थे इसमें, नो डाउट। वो लगते, क्या होता है कि एक बार जब हम देख के इसको सॉल्व करते हैं ना, उसके बाद जब उन प्रश्नों को पढ़ते हैं तो बड़े सामान्य लगते हैं। अच्छा, ये उत्तर था क्या, इसका उत्तर तो ऐसे निकाल सकते थे। लेकिन देखो, प्रश्नों का नो डाउट 19 में से 12-13 प्रश्न तो आप कर सकते थे। मतलब कि 6 दूनी 12, मतलब 60 से 65% प्रश्न इकोनॉमिक्स के थे, वो आपको ठीक करने चाहिए सिलेक्शन के नाते। कुछ प्रश्न नहीं आते, उनको आप स्किप भी कर सकते हैं, या उनमें से जो आप ऑप्शंस डिलीट करके 2-3 प्रश्नों को और अटैम्प्ट करेंगे, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि उनमें से आपका एक प्रश्न तो अवश्य ठीक होगा। 4 में से 2 प्रश्न आपके ठीक होने की पूरी उम्मीद है। मतलब कि 19 में से 14 प्रश्न आप इनके ठीक करने की स्थिति में हो सकते हो, और इसी अपेक्षा के साथ में कि आपके अवश्य ठीक हुए होंगे, और आशा करता हूं कि ये आपको ज़रूर लाभ देगा। पॉलिटी के और अन्य इसके सेक्शंस के भी मैं जल्दी आपके साथ आज ही मोस्ट प्रॉब्ली डिस्कस कर लेंगे। सी सेट का तैयार है, सी सेट का भी आपको चैनल पर पोस्ट कर देंगे, तो उससे भी एक बार अपना मिलान कर लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद। और आने वाले बच्चों के लिए भी बहुत लाभकारी है। देखिए, 2021 में जितने भी अपने विद्यार्थी एग्ज़ाम देंगे, तो इन प्रश्नों को तो जो हमने अभी एनालिसिस किया है, एक नहीं 2-3 बार देखें। चलिए, ओके, धन्यवाद।